Namaskar student. Today we start new chapter, classification of element. Third chapter of first chapter of 11th is some basic concept of chemistry. Second था आपका structure of atom. After knowing the structure of atom, we want to classify the element. Periodic classification of element. Periodic table आपने सुना होगा. Element, atom, compound, molecules, all of that we have done in basic concept of chemistry. Now classification. First of all, element. Element is the pure form of substance which is made up only one kind of atom. Carbon dioxide is not an element. Carbon monoxide is not an element. Water is not an element. Sulfur is an element. Nitrogen is an element. Nitrogen is an element. So element is made up only one kind of atom. In this chapter we study about the classification of element. इसमें हमें वो तो सोचना ही नहीं है कि वाटर को कहाँ रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ रखेंगे, स्टोन को कहाँ रखेंगे, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर स्टोन की बात ही नहीं कर रहे. हम तो बात कर रहे हैं एलिमेंट की. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर स्टोन पेन चौक पेंसिल सॉइल ये एलिमेंट ही नहीं है. जब ये एलिमेंट ही नहीं है तो हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात ही नहीं कर रहे. हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. एंड एलिमेंट आर दोज विच आर मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम. हम यहाँ सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक ही काइंड के एटम से मिलके बने. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. सबसे पहले तो हम बात करें कि व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन. क्यों जरूरत है हमें क्लासिफिकेशन की. क्योंकि जब when in the starting of 18th century 1808 में डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था और एट दैट टाइम एलिमेंट्स के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पता था और ना बहुत ज्यादा एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर हुए थे. इन द बिगिनिंग ऑफ 18th century we have very few element. 1800 से लेके और अगर हम 1865 की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे आपके पास 31 से लेके और हम 63 एलिमेंट तक हम पहुंच गए थे. 63 at the time of Mendeleev we have 63 एलिमेंट. इस सदी के शुरुआत में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 31 एलिमेंट पता था सिर्फ और 1865 तक हमारे पास 63 एलिमेंट हो गए. और इससे पहले वाली सदी अगर हम देखते हैं जो 18th century अप टू डाल्टन नंबर ऑफ एलिमेंट नॉन एलिमेंट वैसे हम यूज कर रहे हैं. गोल्ड का यूज कर रहे हैं हम कभी से यूज कर रहे हैं गोल्ड का. जब गोल्ड का यूज करते हैं किया है तो हमने उसको एक्सट्रैक्ट भी किया होगा. हम मान के चलते हैं कि कॉपर वाज द फर्स्ट एलिमेंट विच इज यूज्ड बाय मैन. जो अलग अलग सिविलाइजेशन है उनमें तो उनका यूज करना एक अलग चीज है और हमने उनको पर्टिकुलर कोई सिंबल दे दिया उनके बारे में उनकी प्रॉपर्टी स्टडी कर ली वो एक अलग फैक्टर है. तो अब जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर्ड होते गए it need a classification. सबसे पहले what is the need of classification? Why we need the classification? Classification का मतलब क्या है? What is mean by classification first of all? सबसे पहले classification का क्या मतलब है? तो classification का मतलब है हम किसी को अलग अलग कैटेगराइज कर दें, ग्रुप बना दें. और ये क्लासिफिकेशन हम केमिस्ट्री में ही नहीं हर कहीं करते हैं. स्कूल में भी हमने आपको अलग अलग क्लास में बांटा हुआ है, वो भी एक क्लासिफिकेशन है. हम आपका अलग अलग सेक्शन बना देते हैं, वो भी एक क्लासिफिकेशन है.
फिजिक्स में आप कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर वो कैटेगराइज कर रखे हैं, वो भी एक क्लासिफिकेशन है। बायोलॉजी में प्लांट अलग कैटेगरी में, एनिमल अलग कैटेगरी में, वो भी एक क्लासिफिकेशन है। लिविंग अलग, नॉन लिविंग अलग, दिस इज आल्सो क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब सिस्टमैटिक सेपरेशन। सिस्टमैटिक सेपरेशन, सिर्फ सेपरेशन नहीं, सिस्टमैटिक सेपरेशन बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक, सर्टेन प्रॉपर्टी। कोई भी क्लासिफिकेशन होगी तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई बेस होगा। अगर कोई बेस ही नहीं है तो फिर वो क्लासिफिकेशन, समझिए, वो जो क्लासिफिकेशन है वो अधूरी है, मीनिंगलेस है। कोई भी क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? एक क्लास में 100 स्टूडेंट हो गए, इट इज डिफिकल्ट टू टीच देम, इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है, हर बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्या करें? 2 सेक्शन बना दें। बहुत ज्यादा एलिमेंट हो गए हमारे पास, सभी एलिमेंट्स के बारे में, एक एक एलिमेंट के बारे में जानना मुश्किल है, एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी का ध्यान रखना मुश्किल है। तो क्यों नहीं हम ऐसा कर लें, एक जैसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट एक जगह रख लें, एक जैसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट एक जगह रख लें, और किसी एक की प्रॉपर्टी हमें बताओ तो वैसे ही दूसरे की होगी, तो फिर हम उनको याद रख सकते हैं। तो कोई भी क्लासिफिकेशन है, हम मेटल नॉन मेटल की क्लासिफिकेशन करते हैं, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर की क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि हमें पता हो भाई हमें एक कंडक्टर चाहिए तो आपके पास ऑप्शन हो, आयरन भी ले सकते हो, गोल्ड भी ले सकते हो, सिल्वर भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, कॉपर भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो मतलब ये हुआ कि व्हाई वी डू क्लासिफिकेशन, व्हाई इट नीड द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन इज टू मेक द सिस्टम, द मेक स्टडी सिस्टमैटिक, इजी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी? हम, क्योंकि नेचर, देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन नेचर एंड मैन। नेचर में जो भी रहस्य हैं, साइंस की हेल्प से, अपनी नॉलेज की हेल्प से हम उनको सुलझाना चाहते हैं। हम वो रहस्य खोलना चाहते हैं जो नेचर के पास है। हम एलिमेंट की सिस्टमैटिक स्टडी करके हम इसके बीच में जो लॉजिक जो बना हुआ है उस लॉजिक को डिस्क्लोज करना चाहते हैं। साइंटिस्ट वांट डिस्क्लोज द सिस्टम बाय विच एलिमेंट्स आर मेड अप। क्या इनमें सिस्टमैटिक रिलेशन है? नेचर ने बनाए हैं, लेकिन नेचर ने भी बनाए तो कौन से रूल फॉलो किए हैं? पहले हमारी प्रॉब्लम थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के टाइम पे कि व्हाई द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। एटम के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनका मास अलग है? एटम के अंदर क्या है ऐसा जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी अलग है? हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वो पढ़ लिया। एटम के अंदर सभी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है। किसी के लास्ट के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, तो उनकी प्रॉपर्टी भी फिर अलग अलग है। अब सभी एटम में मान लिया हमारे पास आज के दिन हम बात करें तो लगभग हम कहते हैं कि भाई 118 एलिमेंट है। हालांकि 118वें एलिमेंट में जो 117 वाला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 117 वाला जो एलिमेंट है वो डिस्कवर तो हो चुका, लेकिन जो IUPAC की जो रिकमेंडेशन है अभी उसको रिकमेंडेशन नहीं मिली है। जैसे आपको गाड़ी चलानी तो आती है लेकिन लाइसेंस नहीं मिला है। तो एक टोटल अभी एलिमेंट हम 118 मान के चलते हैं, जिसमें 88 के लगभग नेचुरल स्टेबल एलिमेंट है, बाकी रेडियो एक्टिव है, आर्टिफिशियल है। यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट है उनको हम ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर 1 से लेके 92 तक, हाइड्रोजन से लेके, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन से लेके यूरेनियम तक 4 एलिमेंट बीच में ऐसे आते हैं जो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो लगातार कोई ना कोई रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, कंटिन्यू कोई रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबलाइज होने के लिए ही अल्फा बीटा गामा रेडिएशन छोड़ते हैं। यूरेनियम के बाद ये सारे रेडियो एक्टिव हैं। तो हमने इन 4 को छोड़ के बाकी को कहा नेचुरल एलिमेंट।
यूरेनियम के बाद वालों का ट्रांस यूरेनियम, यानी कि यूरेनियम के बाद। फिर हमने जो कुछ एक्टेनियम, नेपच्यूनियम, उनके बाद के एलिमेंट को भी हमने लिया। इसमें अभी जो 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 18 ये रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए, जिनमें से 117 वाला अभी रिकमेंडेशन नहीं मिली है, डिस्कवर्ड हो चुका। और रफली भी से देयर आर 118, रफली हम आज कह रहे हैं 118 एलिमेंट आज हमारे पास प्रेजेंट है। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी जब शुरुआत हो रही है तो लगभग हमारे पास 30 एलिमेंट है। और एक टाइम आप वो भी ध्यान देखिए कि वो वहां भी आप जाइए कि जब ये कहा जाता था कि ये हमारे खुद के रिलीजन, हमारे जो धार्मिक जो बुक्स हैं उनमें मिलता है कि भाई, और आज भी हम उस बात का यूज करते हैं कि भाई जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें हम कहते हैं आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ऐसे 5 एलिमेंट हम लेते हैं। और एलिमेंट को ही हिंदी में बोलते हैं तत्व। हम कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें हम एक लेते हैं फायर, एक लेते हैं वाटर, एक लेते हैं अर्थ, और क्या लेते हैं, एक लेते हैं आपका एटमॉस्फेयर, आकाश, और क्या बच गया, फायर हो गया, अग्नि, वायु, वाटर, एयर रह गया शायद, एयर, आकाश, वायु, अर्थ, ये 5 है। देख लेना थोड़ा बहुत इधर उधर हो, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो 5 है इनमें से आज के दिन, उस टाइम भी ठीक है, और हम नॉर्मली यही सोचते हैं कि ना क्या कह रखा है। पहले जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब बात आती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आती है या ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात आती है, तो जो यूरोपियन साइंटिस्ट है उनकी थ्योरी कहती है कि देयर इज ए सर्टेन नेचुरल फोर्स दैट कैन ओनली मेड द नेचुरल मटेरियल। नेचुरल जो मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको कोई नेचुरल मटेरियल अलग है, ऑर्गेनिक अलग है, कोई नेचुरल फोर्स ही है, कोई ऐसी फोर्स है वही उसको बना सकती है। हमारी थ्योरी में कहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी ने बना दिया सब कुछ, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बातें एक ही है, कोई न कोई फोर्स को हमने नाम दे दिया। अब हम कह रहे हैं 5 एलिमेंट है, इनसे सब कुछ बना है, यानी कि हम फायर को एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, वाटर को हम एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन हम कह रहे हैं वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर तो एक कंपाउंड है। हम कह रहे हैं जो एयर है, एयर को एक एलिमेंट कंसिडर किया जाता था, लास्ट तक कंसिडर किया जाता था। आज हम कहते हैं एयर इज ए मिक्सचर, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये तो अलग अलग टाइम की बात है कि भाई कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, तो ये सब अलग बात हो गई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो उस टाइम की, क्योंकि वो बात आज नहीं कही गई है। हमारी जो बॉडी है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बनी है, ये आज की बात नहीं है। आपको ये लगे कि ये बात तो बड़ी अनसाइंटिफिक है, ऐसा नहीं है, साइंटिफिक ही है, लेकिन ये हजारों लाखों साल पहले की कही हुई बात है। उस टाइम पे हम इनको एलिमेंट ही कंसिडर करते थे। इवन दैट मैं तो 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ कि 18th ये जो 19वीं शताब्दी शुरू हो रही है 1800 के आसपास, लगभग 30 एलिमेंट हमारे पास है। और 1865 में जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी तो लगभग 63 एलिमेंट हमारे पास है। और आज हमारे पास, यानी कि पीछे 1800 सालों में या उससे पहले जितना भी टाइम है, उनमें सिर्फ 30 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए। और अगले जो 200 साल लगा लीजिए, 220 साल लगा लीजिए, 1800 से 2020, उन 220 में आप 31 से 118 हो गए, यानी कि लगभग आपके 90 नए एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए। और वो भी इस पीरियड के बाद ज्यादा हुए, पिछले सालों में तो आर्टिफिशियल एलिमेंट ही हमने बनाए हैं। तो ये क्यों इतने ज्यादा डिस्कवर हुए, क्या स्पीड हुई, इन सबके पीछे भी क्लासिफिकेशन की ही इंपॉर्टेंस है। जब तक हम किसी चीज को स्टडी नहीं करेंगे, सिस्टमैटिक वे में नहीं लेंगे, जब तक उस पर रिसर्च वर्क नहीं होगा। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? वी मेक द ग्रुप
on the basis of certain properties. Then why it need the classification? क्लासिफिकेशन का मोटिव क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन इज डन टू मेक द स्टडी सिस्टमैटिक, टू मेक द स्टडी इजी, टू डिस्क्लोज द एनी लॉजिक बिहाइंड देयर फॉर्मेशन। एलिमेंट्स जो बने हैं उनकी फॉर्मेशन के पीछे क्या लॉजिक है, नेचर का क्या लॉजिक है, उसको साइंटिस्ट डिस्क्लोज करना चाहते हैं। दैट इज व्हाई इट नीड द क्लासिफिकेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि देयर शुड बी व्हाट इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। कोई भी क्लासिफिकेशन होगा तो उसका बेस होगा कोई। आपने पत्थर को, आपने लकड़ी को और मिट्टी को, पानी को, लकड़ी को तो छोड़ दीजिए एक बार, पत्थर को, पानी को, लोहे को आपने नॉन लिविंग में रख दिया, प्लांट को, हमें कोई एनिमल है उसको लिविंग में रख दिया, तो इसके पीछे कोई लॉजिक है? ऐसे ही नहीं रख दिया। ऐसे ही हम, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं ना, आपको क्लासिफिकेशन करनी है, 2 सेक्शन बनाने हैं। कैसे बनाओगे? कोई कहेगा जी आधे आधे कर देंगे। कैसे आधे आधे? हर किसी के 2-2 टूक, बीच में से काट के करोगे, 20-20 करोगे, मान लिया 20-20। कैसे? किसी बच्चे को आपने ए में कर दिया और दूसरे को आपने बी में कर दिया। ए वाला कह रहा है मेरे को ए में क्यों किया, और बी वाला कह रहा है आपको बी में क्यों किया। क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं, आपके पास कोई बेस ही नहीं क्लासिफिकेशन का। आपने यूं ही कर दिया, तू इधर भाई, तू इधर, तू इधर। दिस इज नॉट द वे ऑफ क्लासिफिकेशन। कोई बेस होगा, और जरूरी नहीं सभी का बेस एक ही हो। तुम्हें एक को हम कहते हैं इन 40 बच्चों को 2 ग्रुप बना दीजिए, एक बना देता है उनके एडमिशन नंबर के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से, 1 to 20 सेक्शन ए एंड आफ्टर सेक्शन बी। एक बेस हुआ रोल नंबर। एक कर रहा है परसेंटेज के हिसाब से, जिनकी कम परसेंटेज है शुरू के वो ए में ले लिए, ज्यादा परसेंटेज वाले बी में ले लिए, तो उसका भी लॉजिक हो गया। कोई पूछता है मेरे को बी में क्यों किया, बी परसेंटेज के हिसाब से किया, इस वजह से तुम इसमें आए, कर दिया। और लॉजिक हो सकता है, लेकिन आपका लॉजिक ऐसा भी हो सकता है जो क्लासिफिकेशन को फेल कर रहा है। आपने लॉजिक रख लिया कि भाई 90% से ऊपर एक सेक्शन में और 90% से नीचे के एक में। पता चला 90% से ऊपर एक ही बच्चा है, तो एक सेक्शन में तो एक और बाकी में 39, फेल हो गया। क्योंकि जिसके लिए हम क्लासिफिकेशन करना चाह रहे थे ताकि 2 छोटे सेक्शन बन जाए, वो तो हमारा उद्देश्य हुआ ही नहीं पूरा। तो एक तो जो सेम बात यहाँ पे है कि जब हम एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम किसी के ऊपर बेस्ड करेंगे, किसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड करेंगे। हम ऐसे ही नहीं कर देंगे कि यही कर दिया। और हर साइंटिस्ट एक ही प्रॉपर्टी को बेस माने ये जरूरी नहीं है। जैसे आप में कोई हाइट के हिसाब से कर रहा है, कोई परसेंटेज, कोई एडमिशन नंबर, कोई रोल नंबर, कोई सब्जेक्ट चॉइस के बेस पे, कोई मीडियम के बेस पे, ऐसे साइंटिस्ट भी अलग अलग बेस ले सकते हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन के लिए अटेम्प्ट किया। हम सभी साइंटिस्ट के अटेम्प्ट यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते। हम कुछ एक मेन जो अटेम्प्ट हुए हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे कि किस साइंटिस्ट ने किस बेस पे क्लासिफाई किया, उसका सक्सेस क्या रहा, उसकी लिमिटेशन क्या रही, और मॉडर्न टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हम कौन सी क्लासिफिकेशन को यूज कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कल भी, अगले आने वाले कुछ सालों में भी यही रहे, हो सकता है चेंज हो जाए। तो अलग अलग तरीका है क्लासिफिकेशन करने का। सबसे पहली बात ये हुई कि द नेम ऑफ चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो हियर वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट and on that property, based on that property, how we categorize the element in different group and periods. एलिमेंट, दूसरी बात एलिमेंट की क्लासिफिकेशन है, पूरी दुनिया की क्लासिफिकेशन हम नहीं कर रहे हैं। हम इसमें सिर्फ उन एलिमेंट्स की बात करेंगे जो उस टाइम पता था या जो हमें आज तक पता है। हम 118 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ उनकी क्लासिफिकेशन की बात करनी है। फिर हम उनकी सिस्टमैटिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। Why need the classification, वो आपको बता चुके हम। Then logic of the classification, बेस क्या है क्लासिफिकेशन का, वो हम बात कर रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं कि सबसे पहला जो अटेम्प्ट, इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले किसी ने कोशिश नहीं की। हम यहाँ पे कुछ एक अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। डेबोनियर
डेवोनियर ट्राइड रूल दिया उसने, लॉ ऑफ ट्राइड, डेवोनियर ने लॉ ऑफ ट्राइड। ट्राइड क्या है? ट्राइड का मतलब ट्राइड ए ग्रुप ऑफ थ्री, ए ग्रुप ऑफ थ्री। क्या हुआ जब डेवोनियर ने क्लासिफिकेशन की बात की, उस टाइम पे जो एलिमेंट प्रेजेंट थे एट दैट टाइम, एटॉमिक नंबर का तो पता नहीं था। वी नो अबाउट एटॉमिक मास, और शुरुआत से ही एलिमेंट की प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास का कोई रिलेशन माना जा रहा था कि एटॉमिक मास का और जो प्रॉपर्टी है उनका कोई ना कोई रिलेशन आपस में है। क्या रिलेशन है? डेवोनियर ने ट्राइड जो रूल दिया वो क्या दिया? ही टेक ए ग्रुप ऑफ थ्री, तीन तीन के ग्रुप बना दिए, जो एलिमेंट उस टाइम पे थे तीन तीन के ग्रुप बना दिए, एंड ट्राइड रूल क्या है? ही टेक या सेलेक्ट थ्री एलिमेंट इन ए ट्राइड। एक ट्राइड में इसने कितने एलिमेंट लिए? तीन लिए। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ टू, दो का एवरेज एटॉमिक मास ले लिया, इज नियरली इक्वल टू द atomic mass of third, and third is taken in middle of triad। दो एलिमेंट ले लिए, उन दो का एटॉमिक मास का एवरेज निकाल लिया, और उस एवरेज एटॉमिक मास के लगभग बराबर जो तीसरा आ रहा है उसको ले लिया, उसको ट्राइड के बीच में रख दिया। जैसे हमने, या सीधा सीधा हम कहते हैं कि कौन से तीन लिए? दोज थ्री एलिमेंट हुज एवरेज एटॉमिक मास इज नियरली इक्वल टू द मिडल वन। जो तीन एलिमेंट हमने लिए उनमें जो बीच वाला जो एलिमेंट है, जैसे हमने ले लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 23 एंड पोटेशियम इज 39। एक तो आप 9 और 39 का एवरेज निकाल लीजिए, 9 और 39 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 होता है, लिथियम में 7 होता है, 7। देन दिस बिकम 46 डिवाइडेड बाई 2, 23। दो का एवरेज ले लिया, और जो एलिमेंट उस टाइम पे जो एलिमेंट प्रेजेंट थे उनमें जो 23 के आसपास है, जिसका एग्जैक्ट जरूर नहीं 23 हो, उसको बीच में रख दिया। तो दिस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दीज टू इज नियरली इक्वल टू द थर्ड दैट इज टेकन इन द मिडल ऑफ ट्राइड। और हम ये कह सकते हैं तीनों को जोड़ दें, 69, तो भी एवरेज वही आएगी। ये तीन ले लिया हमने, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको ले लिया। इनका एटॉमिक मास 35.5 है, इसका 80 है, इसका 127 है। इन दोनों का एटॉमिक मास आप ऐड कर दीजिए,
और उन दोनों का एवरेज निकालोगे तो लगभग 80 के आसपास आएगा, या तीनों का ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, वो लगभग 80 के आसपास आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ एलिमेंट है जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इनका अगर हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, बल्कि इनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है। बहुत सारे पेयर ऐसे हैं जहां ये बात लागू नहीं होती। आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनका तो लगभग एटॉमिक मास आपस में ही सेम है, यहां तो काफी डिफरेंस है, 7, 23 और 39। जैसे जैसे हम हेवियर एलिमेंट की तरफ जाएंगे, पर्टिकुलरली आज के दिन जिनको हम डी ब्लॉक कह रहे हैं, उनके एटॉमिक मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है। और बहुत सारे हेवियर एलिमेंट मिल जाएंगे आपको, क्वार्क ब्लॉक मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेबोनियर ट्राइड लॉ ऑफ ट्राइड? ट्राइड का मतलब क्या है? ट्राइड का मतलब है ग्रुप ऑफ 3, 3 का ग्रुप। ये ट्राइड रूल है क्या? ट्राइड रूल ये है कि वी सेलेक्ट द 3 एलिमेंट इन ए वन ट्राइड, एंड विच 3 एलिमेंट, the average of these 3 is nearly equal to the middle one, या the average of first and third is nearly equal to middle one, बीच वाले के सेकंड वाले के बराबर आएगी। दिस इज ट्राइड रूल। सक्सेस तो अगर हम कहें तो कोई बहुत ज्यादा ग्रेट सक्सेस की यहाँ पे कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक इतना अटेम्प्टेशन था कि एक कुछ एलिमेंट को सिस्टमैटिक किया गया और एक ये आइडिया दिया गया कि प्रॉपर्टी आर रीजेबल या प्रॉपर्टी आर ड्यू टू देयर एटॉमिक मास। आगे जाके इसको हमने पीरियोडिक लॉ कहा गया इसी ऑब्जर्वेशन को। लिमिटेशन इसकी ये रही कि देयर आर मेनी एलिमेंट विच आर नॉट कवर्ड इन द ट्राइड। उस टाइम पे जो एलिमेंट प्रेजेंट थे, सारे के सारे एलिमेंट की ट्राइड नहीं बना सका। मान लिया 30 एलिमेंट ही थे तो 10 ट्राइड बननी चाहिए, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी भी ट्राइड में नहीं आ रहे। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, लेकिन वो जो एटॉमिक मास वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पे लागू नहीं हो रहा है। ये अर्ली ऑफ 19th सेंचुरी की बात है, लगभग 1885 से और 1885 में 15 और 29 वहां तक हमने लगभग उन एलिमेंट को जब डिस्कवर हुए थे, एक क्लासिफिकेशन का वर्क हुआ। दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट विच इज ऑब्जर्व बाय द डेबोनियर, और थोड़ा बहुत जो एक इंपॉर्टेंस और हम ये कहें कि जो साइंटिस्ट की जो अट्रैक्शन है वो हुई टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एक बात यहाँ पे आई कि जो भी एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास का रोल है। एटॉमिक मास का इसमें कोई ना कोई रोल है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। दूसरी जो क्लासिफिकेशन हुई आफ्टर दैट, मेंडलीव, ये तो देखिए इस मेंडलीव का तो बाद में आएगा, जो डेबोनियर एंड न्यूलैंड, आइस न्यूलैंड ने दिया ऑक्टेव रूल। ये भी लगभग उसी के, दोनों का ही लगभग 1815 टू आपका 1829 तक, लगभग 1830 तक ये सारा वर्क की बात है। इसमें न्यूलैंड, आइस न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम है, उसने दिया ऑक्टेव रूल। 1820 के बाद और लगभग 1865 जब मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन का वर्क शुरू किया, तब तक न्यूलैंड की जो क्लासिफिकेशन है वो उसी का एक तरह से ज्यादा मानना था कि भाई ज्यादा लोग मानते थे उसको कि यही क्लासिफिकेशन सही है। इसका नोबेल प्राइज भी दिया गया, हालांकि नोबेल प्राइज डेवी प्राइज दिया गया था। डेवी साइंटिस्ट का नाम है जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे और जो रूल्स हैं, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के,
उसमें काफी रोल था डेवी का। उसके नाम से एक प्राइज है डेवी प्राइज। डेवी प्राइज आइंस्टीन न्यूलैंड को दिया गया। इसने क्या दिया, इसने दिया ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव रूल क्या है? ऑक्टेव रूल ये है, इफ वी पुट द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, अगर एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में पुट करेंगे, then the property of each eighth element will resemble with first। हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पहले वाले से क्या करेगी, रिजेंबल करेगी। ये था ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव जैसे ट्राइड क्या था, ट्राइड था ए ग्रुप ऑफ 3। ऑक्टेव क्या है, ए वैसे तो ग्रुप ऑफ 7 है लेकिन हम उसको 8 कह देते हैं क्योंकि 8वां तो फिर वो दूसरे ग्रुप में चला जाता है। 7 के इसने ग्रुप बनाए। अगर हम कोई एलिमेंट है उनको अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। देन 8th पहला एलिमेंट हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लिख रहे हैं। हाइड्रोजन से ज्यादा एटॉमिक मास लिथियम का है, और एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर की नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन से ज्यादा एटॉमिक मास लिथियम का है, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का है, और बोरोन का, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। अब 8वां एलिमेंट यहां रखेंगे, दैट इज फ्लोरीन। पहले एलिमेंट की और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते गए, 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी आ गई। दिस इज ऑक्टेव रूल। इसने इसको म्यूजिकल नोट की तरह से कहा। म्यूजिकल नोट होती है ना, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। 8वां फिर वही जो नोट जो बनाते हैं म्यूजिक में, वो 8वां फिर वही नोट आ जाता है। तो रिपीटिशन इसने बताया कि भाई इस तरह से ये रिपीट हो रहा है। फ्लोरीन के बाद फिर लिथियम की जैसी प्रॉपर्टी है सोडियम की। आप कहोगे नियोन नहीं है बीच में, नियोन नहीं है। नियोन को तो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, मेंडलीव ने भी लास्ट में इंट्रोड्यूस किया था। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन। इसके बाद में भी 8 ही है। अगर आप लिथियम के बाद में करोगे तो दिस इज फर्स्ट से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th एंड 8th, ये नहीं एक जैसे। अगर आप यहां से शुरू करते हो तो से दिस इज फर्स्ट, देन दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, ये और ये एक जैसे। ये जरूरी नहीं कि आप इसको पहला और इसको 8वां मान लो, आप कहीं से शुरू कर दीजिए। ये पहला है तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, इन दोनों की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है। दिस इज ऑक्टेव रूल। इसके बाद में हमने पोटेशियम के बाद कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और आयरन। हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा सिमिलरिटी वाले एलिमेंट नहीं है, ये आगे लिमिटेशन भी बनेगा। लेकिन हम यहां पे सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि भाई शुरुआत में सबसे पहला जो अटेम्प्ट था वो डेबोनियर का था। डेबोनियर ट्राइड रूल कब दिया? शुरुआत में 19th सेंचुरी के शुरुआत में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद।
ट्रायड रूल बनाया, 3-3 के ग्रुप बनाए, किस बेस पे बनाए? एटॉमिक मास के एवरेज के बेस पे बनाए। फिर उसके बाद लगभग 1864 में न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया। और ऑक्टेव रूल क्या था? यही था ऑक्टेव रूल कि इफ वी पुट द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास देन एवरी 8th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी आफ्टर 7 द प्रॉपर्टी गेट रिपीटेड। 7 के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होने लगती है। दिस इज सेड ऑक्टेव। और ऐसे 7 के उसने ग्रुप बना लिए। दिस इज नोन एज ऑक्टेव। हालांकि इसमें भी कुछ लिमिटेशन थी। और लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन ये थी कि ये हैवी एलिमेंट में जाके फेल हो जाता है। जो लाइटर एलिमेंट है ना हमारे, लिथियम, मैग्नीशियम, 20-21 तक, पोटेशियम, कैल्शियम तक, यहां तक तो ठीक है। हाइड्रोजन, क्लोरीन की प्रॉपर्टी में रिजेम्बलेंस है, और इधर रिजेम्बलेंस है, इधर भी रिजेम्बलेंस है, लेकिन इधर नहीं है। यहां तो है, ये नहीं है। यहां पे तो है, बट द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस नॉट रिजेम्बल विद मैग्नीज। तो हैवियर एलिमेंट में जाके ये फेल हो जाता है। लेकिन दिस वाज द फर्स्ट वर्क दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय साइंटिस्ट। डेबोनियर वाला जो वर्क है उसकी तरफ ध्यान तो गया था, लेकिन साइंटिस्ट के माइंड पे इतना इंप्रेशन वो नहीं दे सका जितना कि न्यूलैंड, आइस न्यूलैंड के वर्क ने दिया। और इसको 1865 में फॉर दिस वर्क डेवी प्राइज दिया गया। डेवी प्राइज एक अच्छा ऑनर, एक अच्छा सम्मान का प्राइज था उस टाइम पे। साइंटिस्ट डेवी साइंटिस्ट ही है जिसके नाम पे प्राइज, जैसे नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज तो और भी बड़ा है। तो दिस इज द ऑक्टेव रूल ऑफ न्यूलैंड। तो ये दोनों की अपनी लिमिटेशन है। सबसे पहले हमने किया है कि व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है? व्हाई वी डू क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेस क्या हो? कोई ना कोई बेस जरूर होगा, लेकिन क्या बेस होगा वो अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से होगा। डेबोनियर ने क्या किया? डेबोनियर ने क्लासिफिकेशन में 3-3 के ग्रुप बनाए। वो किस बेस पे बनाए और क्या उसकी लिमिटेशन रही? डेबोनियर के बाद में किसने क्लासिफिकेशन की? आइस न्यूलैंड ने की। आइस न्यूलैंड का बेस क्या था? आइस न्यूलैंड ने किस बेस पे की? ऑक्टेव रूल क्या था? ऑक्टेव रूल की फेलियरिटी क्या थी कि एक तो वही सभी एलिमेंट कंसिडर नहीं हुए ऑक्टेव में, जैसा कि ट्रायड में नहीं हुए थे। पर्टिकुलरली हैवियर एलिमेंट में ये फेल हो जाता है। सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जस्ट इंट्रोडक्शन। क्योंकि जो मेन वर्क है इट इज डन बाय मेंडलीव। मेंडलीव ने किया फिर आगे चल के मेन जो वर्क है क्लासिफिकेशन में। अभी हमने 2 साइंटिस्ट का सिर्फ एक डिस्कशन किया है कि ट्रायड और ऑक्टेव रूल जो है वो किस बेस पे बने। थैंक यू।